हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बीपीएससी में पूछे गए प्रश्नों को देखें क्योंकि कई लोग कमेंट करके मांग रहे थे कि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को उपलब्ध करवाइए। तो इस वीडियो में 60वीं से 62वीं बीपीएससी में पूछे गए इतिहास के प्रश्नों को हल करेंगे और उसका विस्तार पूर्वक डिस्कशन करेंगे। इसलिए इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और हो सके तो इसको नोट कर लीजिए। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। ऑप्शन ए में दिया हुआ है महामेघवाहन वंश से, बी में दिया हुआ है चेदी वंश से, सी में है सातवाहन वंश से, डी में है रठ भोजक वंश से और ई में है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो देखिए, कलिंग नरेश खारवेल जो है इसका संबंध जो है महामेघवाहन वंश से भी था और चेदी वंश से भी था। तो यानी इसका जो है आंसर ए भी हो रहा है और बी भी हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि इसमें से दिया हुआ है ना, इसमें कि उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसका आंसर एक से अधिक हो रहा है। ये महामेघवाहन वंश से भी संबंधित है और चेदी वंश से भी। अब देखिए ये कैसे संबंधित है, इसको हम विस्तार से समझते हैं कि खारवेल जो है वो प्राचीन भारत का एक महान शासक थे जिन्होंने दूसरी से पहली शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग, जो कि वर्तमान में उड़ीसा पर शासन किया था, वहां के वो शासक थे। ठीक है, उनका प्रमुख स्रोत जो है वो हाथी गुम्फा अभिलेख है। ये देखिए, ये इस चीज को नोट कर लीजिए। यदि यह सवाल पूछा जाए कि हाथी गुम्फा अभिलेख किस राजा से संबंधित है, तो वो खारवेल से संबंधित है। ठीक है, और हाथी गुम्फा अभिलेख कहां स्थित है, तो ये उदयगिरी के गुफा में अंकित है। ठीक है, इस अभिलेख में खारवेल को एर महाराज महामेघवाहन कहा गया है। तो इस तरह से देखते हैं कि ये महामेघवाहन वंश से भी संबंधित है। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है कि यह वंश कलिंग में मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद उभरा। ठीक है, और खारवेल इसका तीसरा प्रमुख शासक था। ठीक है, कुछ इतिहासकार जैसे कि केपी जायसवाल और आर.डी. बनर्जी, ये दोनों इतिहासकार को ये नाम याद कर लीजिए। ठीक है, कई बार इतिहासकारों के नाम भी पूछ देता है। इन दोनों इतिहासकारों ने इसको चेदी वंश की शाखा माना। किसको? महामेघवाहन वंश को जो है वो चेदी वंश का एक ब्रांच माना है। ठीक है, क्योंकि हाथी गुम्फा में चेती या चेदी वंश का उल्लेख है और महामेघवाहन चेदी महाजन पद से भी जुड़े हुए थे। अतः यह वंश महामेघवाहन या चेदी महामेघवाहन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखते हैं कि राजा खारवेल थे वो महामेघवाहन वंश से भी संबंधित है और चेदी वंश से भी संबंधित है। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा और समझ लेते हैं कि खारवेल जो है वो जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, ये भी कई बार सवाल में पूछा जाता है कि खारवेल किस धर्म को मानते थे, तो वो जैन अनुयायी थे। उन्होंने सैन्य विजयों, सिंचाई, कला संरक्षण और जैन धर्म के प्रचार में कलिंग को अधिक शक्तिशाली बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा की थी। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 515 से 520 ईस्वी के बीच, बी में दिया हुआ है 525 ईस्वी से 529 ईस्वी के बीच, सी में दिया हुआ है 545 ईस्वी से 552 ईस्वी के बीच और डी में दिया हुआ है 592 ईस्वी से 597 ईस्वी के बीच और ई में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं या उनमें से एक से अधिक। तो देखिए, चीनी यात्री सुंग युन जो है 515 से 520 के बीच में जो है वो भारत की यात्रा पे आए थे। तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि सुंगयुन जो है वो एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे। ठीक है, देखिए यहां से एक सवाल बन जाता है कि सुंगयुन किस धर्म से संबंधित है, वो बौद्ध भिक्षु थे। ठीक है, जिन्हें उत्तरी वेई राजवंश की बौद्ध महारानी हु ने 518 ईस्वी में बौद्ध ग्रंथों एवं अवशेषों की खोज के लिए भारत भेजा था। ठीक है, वे हुइंग सेंग आदि साथियों के साथ लुओ यांग से पैदल निकले। ठीक है, वे 518 ईस्वी में प्रस्थान करके 519 ईस्वी में हेल्थ लाइट्स यानी जैसे श्वेत हुन भी कहा जाता है इस क्षेत्र में पहुंचे। फिर वे चित्राल, उद्यान और गांधार पहुंचे। वे वहां लगभग 2 वर्ष रहे और 522 ईस्वी की सर्दियों में 170 बौद्ध ग्रंथों के साथ वो लौटे। लेकिन कई जगह पर इस अवधि को 515 से 520 के रूप में दिया जाता है, जो प्रस्थान से लौटने तक की अवधि को दर्शाता है। ठीक है, अगर यदि यहाँ चूंकि 515 से 520 था तो 520 रहेगा, लेकिन कई जगह जो स्पष्ट रूप से दिया गया है कि 518 में वो प्रस्थान किए, 519 में वो पहुंचे और 522 में जो है वो यहां से लौट गए। आगे देखिए लिखा हुआ है यह फाहियान के बाद दूसरा प्रमुख चीनी यात्री थे। तो देखिए ये फाहियान कब आया था भारत, तो 399 से 414 ईस्वी के बीच में आया था। यानी वो 399 में आए थे और 414 तक वो रहे थे। यह फाहियान के बाद दूसरा प्रमुख चीनी यात्री थे जिन्होंने मिहिर कुल यानी हुन शासक जो मिहिर कुल थे उसके शासनकाल में पश्चिम भारत का वर्णन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए में है धौलावीरा, बी में है बनावली, सी में है कालीबंगा, डी में है लोथल और ई में है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। हल का टेराकोटा जो है वो बनवाली से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है,
बनावली से ये हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ। तो देखिए टेराकोटा क्या होता है इसको समझ लीजिए। टेराकोटा जो है वो उसको कहा जाता है जो मिट्टी से बना होता है, ठीक है, पकी हुई मिट्टी से बना होता है। तो मिट्टी का बना हुआ हल्क जो है साक्ष्य जो है वो बनावली से मिलता है। हड़प्पा सभ्यता में कृषि उन्नत थी और इसके प्रमाण विभिन्न स्थल से मिलते हैं, ठीक है। तो जैसे बनावली जिसके विषय में अभी हम चर्चा किए थे, ये कहाँ है, तो ये हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है, ठीक है। यही से टेराकोटा का पूर्ण हल का मॉडल प्राप्त हुआ, जो हड़प्पा संस्कृति में अब तक मिला सबसे पूर्ण नमूना है, ठीक है। यहाँ खुदाई आर.एस. विष्ट के द्वारा 1974 में किया गया था, जिसमें इसके अलावा और भी अन्य वस्तुएं मिले, जैसे जौ के दाने, मोती, मोहरे, मातृ देवी की मूर्तियां आदि मिली है, ठीक है। तो देखिए यहाँ ये चीज याद कर लीजिए कि बनावली में जो टेराकोटा हल्का टेराकोटा मिला है उसका खुदाई किसने किया, तो आर.एस. विष्ट ने। कब किया था, तो 1974 में। यह मॉडल बैल द्वारा खींचे जाने वाले लकड़ी के हल का प्रतिनिधित्व करता है, जो कृषि तकनीक की उन्नति को दर्शाता है, ठीक है। इसके अलावा कालीबंगा वो राजस्थान में है और यहां से जुते हुए खेत का निशान मिला है। यहां से दुनिया का सबसे प्राचीन प्रमाणिक जुता हुआ खेत जो हड़प्पा काल के लगभग 2800 ईस्वी पूर्व का है, ये मिला था, ठीक है। जिसमें 2 सेट फर्रोज क्रॉस के रूप में था, जो 2 फसलों की एक साथ खेती का संकेत देते हैं, ठीक है। लेकिन यहां से कोई टेराकोटा नहीं मिला था। तो ये टेराकोटा जो हल्का टेराकोटा है वो कहां से मिला था, तो वो बनावली से मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित था। ऑप्शन ए में है बंगाल, बी में है बिहार, सी में है गुजरात, डी में है तमिलनाडु और ई में है इनमें से कोई नहीं या उनमें उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए आदंतपुरी जो है वो बिहार राज्य में अवस्थित था, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में और थोड़ा समझ लेते हैं। आदंतपुरी जिसको उदंतपुरी भी कहा जाता है, वो प्राचीन भारत का एक प्रमुख बौद्ध महाविहार का एवं शिक्षा का केंद्र था, ठीक है, जिसे नालंदा के बाद सबसे दूसरा पुराना महाविहार माना जाता है। इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में पाल वंश के संस्थापक गोपाल प्रथम के द्वारा किया गया था, ठीक है। यह मगध क्षेत्र में स्थित था और वर्तमान में बिहार राज्य के नालंदा जिले के बिहार शरीफ के निकट अवस्थित है, ठीक है। यहाँ हजारों भिक्षु तथा छात्र छात्राएं शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे, जिसमें बौद्ध दर्शन, तंत्र, हीनयान, महायान आदि का अध्ययन होता था। प्रमुख विद्वान जैसे दीपांकर श्री ज्ञान यहीं से जुड़े हुए थे, ठीक है। 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में बख्तियार खिलजी के आक्रमण में ये नष्ट हो गए। तो इसमें देखिए याद करने वाली कौन सी चीज है, आदंतपुरी कहाँ स्थित है, तो नालंदा में, यानी बिहार के नालंदा जिले के बिहार शरीफ के नजदीक में, ठीक है। इसकी स्थापना कौन किया था, तो आदंतपुरी की स्थापना गोपाल प्रथम या उसके उत्तराधिकारी धर्मपाल को माना जाता है और 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी के द्वारा आक्रमण में इसका नष्ट होने के प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था। ऑप्शन ए में दिया हुआ है शाही पत्राचार से, बी में है विदेश विभाग से, सी में है रक्षा विभाग से, डी में है वित्त विभाग से और ई में है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। दीवान ए अर्ज जो है वो रक्षा विभाग से संबंधित था, तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि दीवान ए अर्ज दिल्ली सल्तनत काल का सैन्य विभाग माना जाता था, ठीक है, जिसे रक्षा विभाग के रूप में भी जाना जाता है। इसकी स्थापना गयासुद्दीन बलबन ने की, ये चीज याद कर लीजिए। दीवान ए अर्ज की स्थापना किसने किया था, गयासुद्दीन बलबन ने, ताकि सेना का बेहतर संगठन और नियंत्रण हो सके। इसका प्रमुख अधिकारी आरिज ए मुमालिक होता था, ठीक है, ये याद कर लीजिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग तो अच्छा रहेगा। इस विभाग के प्रमुख कार्य होते थे जैसे सैनिकों की भर्ती, सैनिकों एवं घोड़े की हुलिया यानी विवरण दर्ज करना, सेना का निरीक्षण करना, रसद या यातायात की व्यवस्था सुनिश्चित करना और सैन्य सज्जा सम्मान का प्रबंधन करना तथा एकतादारों के सैनिकों की जांच करना। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में इसका महत्व और भी बढ़ गया जब दाग एवं हुलिया प्रणाली को सख्ती से लागू किया गया। देखिए ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि दाग एवं हुलिया प्रणाली से किसे जाना जाता है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है, ठीक है। वित्त विभाग को दीवान ए विराजत कहा जाता है, जबकि पत्राचार विभाग को दीवान ए इंसा कहा जाता है और विदेश मामले के विभाग को यानी विदेश मंत्रालय को दीवान ए रिसातल कहा जाता था, ठीक है। तो ये तीनों चीज याद कर लीजिए। रक्षा विभाग या सैन्य विभाग को क्या कहा जाता था, तो दीवान ए अर्ज जो सवाल में पूछा गया। वित्त विभाग को क्या कहा जाता है, तो दीवान ए विजारत कहा जाता है। पत्राचार विभाग को क्या कहा जाता था, तो दीवान ए इंसा कहा जाता था और विदेश मामले के विभाग यानी विदेश मंत्रालय को दीवान ए रिसालत कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था। ऑप्शन ए में दिया हुआ है बिना जोती गई जंगली भूमि, बी में है सिंचित भूमि, सी में है घने जंगल वाली भूमि, डी में है जोती हुई भूमि
और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए अपरहत भूमि उसको कहा जाता था जो बिना जोती गई जंगली भूमि होते थे। तो इस प्रकार से इसका आंसर ए हो जाएगा। अब इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि अपरहत या जिसे अपरहत भी कहा जाता है ये गुप्त कालीन में प्रयुक्त होता था। ठीक है, और गुप्त काल का शासन काल कब तक रहा था? 320 से 550। इस चीज को भी याद कर लीजिए। अपरहत शब्द का प्रयुक्त होता था गुप्त काल के समय में, जहां भूमि को विभिन्न प्रकार में वर्गीकृत किया जाता था। गुप्त अभिलेखों और अमरकोश आदि के स्रोतों के अनुसार अपरहत उस भूमि को कहा जाता था जो जंगली, घने वनस्पति या झाड़ झंझाड़ से ढकी हुई बिना जोती गई भूमि होती थी। यह खेती के लिए अभी तैयार नहीं की गई थी, इसलिए इसे वन भूमि या अजोती जंगली भूमि भी माना जाता था। इसके अलावा गुप्त काल में अन्य प्रकार के भी भूमि होते थे, जैसे क्षेत्र। क्षेत्र किसको कहा जाता था? जो कृषि योग्य जोती गई भूमि होती थी। ठीक है, उसके अलावा वास्तु, वास्तु जो वास योग्य यानी बसने योग्य भूमि होते थे जो। ठीक है, इसके अलावा बस्ती या चारागाह, ये किस प्रकार की भूमि को कहा जाता था? इसे जो है ये चारागाह या पशु चारण योग्य भूमि को बस्ती या चारागाह कहा जाता था। इसके अलावा एक नाम आता है खिला। खिला जो है वो बंजर भूमि को कहा जाता था। ठीक है, और इसके अलावा सील जो है वो जोतने योग्य नहीं जो भूमि होती थी उसको सील कहा जाता था, यानी ये भी जो है कृषि योग्य भूमि नहीं होते थे। ठीक है, अपरहत में कर नहीं लगता था क्योंकि ये उत्पादक नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है देवराय प्रथम, ऑप्शन बी में दिया हुआ है कृष्ण देव राय प्रथम, सी में है देवराय द्वितीय, डी में है कृष्ण राय द्वितीय, ई में है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। अब्दुल रजाक जो है वो देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि अब्दुल रजाक समरकंदी एक प्रमुख फारसी इतिहासकार, विद्वान और तैमूरी राजवंश के शासक शाहरुख के राजदूत थे। ठीक है, किसके राजदूत थे? तो शाहरुख के राजदूत थे। वे 1442 से 1444 ईस्वी के बीच भारत आए थे, मुख्यतः कालीकट के जमोरिन के दरबार में। ठीक है, लेकिन विजयनगर साम्राज्य के नियंत्रण में हम्पी नगर वो पहुंचे, यानी जिसे विजयनगर भी कहा जाता था, वो पहुंचे। वे देवराय द्वितीय के दरबार में अप्रैल 1443 से लगभग 1 वर्ष तक रहे। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक सवाल और आता है कि देवराय द्वितीय के शासनकाल क्या रहा? तो 1424 से 1446 तक। ठीक है, इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए। देवराय द्वितीय संगम वंश के सबसे अधिक शक्तिशाली एवं महान शासक थे। देखिए यहाँ एक चीज है कि देवराय द्वितीय किस वंश से थे? तो संगम वंश से संबंधित थे, जिनके काल को विजयनगर का स्वर्ण युग माना जाता है। अब्दुल रजाक ने अपने ग्रंथ मटला उल सौदन व मजमा उन बहरीन, इस किताब को नोट कर लीजिए आप। इसमें जो है विजयनगर की समृद्धि, विशाल सेना, व्यापार, मंदिर, महानवमी उत्सव, शहर की भव्यता एवं राजा की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन करता है। ठीक है, उन्होंने कहा कि साम्राज्य श्रीलंका से गुलबर्गा, उड़ीसा से मालाबार तक फैला था। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जसवंत और दशावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। ऑप्शन ए में है अकबर, बी में है जहांगीर, सी में है शाहजहां और डी में है औरंगजेब, ई में उपरोक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से नहीं। तो देखिए इसमें बताना क्या है कि जसवंत और दशावंत किसके राज दरबारी थे? जसवंत और दशावन जो है वो अकबर के राज दरबारी थे और वो एक प्रकार से प्रसिद्ध वो चित्रकार थे। तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। जसवंत और दशावन मुगल चित्रकला के प्रमुख हिंदू कलाकार थे। ठीक है, जो सम्राट अकबर के शाही दरबार में कार्यरत थे। ठीक है, यहाँ देखिए एक चीज और नोट करने वाली है कि सम्राट अकबर का शासनकाल कब से कब तक था? तो अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक था। अकबर ने मुगल चित्रकला को मजबूत आधार दिया, जिसमें फारसी शैली को भारतीय तत्वों से जोड़ा गया। ठीक है, अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में दशावन को अपने समय का प्रथम अग्रणी कलाकार कहा और अकबर ने उसे साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार घोषित किया। दशवंत ने रजनामा, तुतीनामा, हजनामा आदि में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जसवंत भी अकबर काल के प्रमुख चित्रकारों में गिने जाते थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ नोट करने वाली कौन कौन सी बात है कि आईने अकबर की रचना किसने किया था? तो अबुल फजल ने। ठीक है, और जसवंत और दशावंत किसके राज दरबारी चित्रकार थे? तो अकबर के। ठीक है, और अकबर का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1556 ईस्वी से 1605 तक। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है अलाउद्दीन हसन, बी में है फिरोज शाह, सी में है महमूद गवा और डी में है आसफ खान। बहमनी राज्य का संस्थापक जो है वो अलाउद्दीन हसन थे। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं
कि बहमनी राजवंश, जिसे बहमनी सल्तनत कहा जाता है, इसकी स्थापना 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन के द्वारा किया गया था। ठीक है, जिन्हें अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि प्राप्त हुई थी। ठीक है, उसका मूल नाम जफर खां या हसन गंगू थे। ये कई बार सवाल पूछा गया है कि अलाउद्दीन हसन का मूल नाम क्या था, तो इसका मूल नाम जफर खां था। इसको हसन गंगू के नाम से भी जानते जाते हैं। ठीक है, वे दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन दक्कन के एक तुर्क अफगान अधिकारी थे। ठीक है, इस चीज को भी आप लोग नोट कर लीजिए। दिल्ली के सल्तनत के खिलाफ अमीरान ए सादा के विद्रोह के दौरान 1345 में इस्माइल मुख को दौलताबाद का पर राजा बनाया गया, लेकिन वह 3 अगस्त 1947 को जफर खां के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया। जफर खान ने गुलबर्गा को राजधानी बनाकर बहमनी सल्तनत की स्थापना की और अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि धारण की। नाम बहमन फारसी नायक बहमन से प्रेरित था। यह दक्कन का पहला स्वतंत्र मुस्लिम राज्य था जो विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख प्रतिद्वंदी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया। ऑप्शन ए में है 1874 ईस्वी, बी में है 1877, सी में है 1885 और डी में है 1892। ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को 1874 में सिविल सर्विसेज से हटाया गया था, तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। वे दूसरे भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा 1869 में उत्तीर्ण की। ठीक है, इस चीज को आप नोट कीजिए कि ये दूसरे भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा जो है कब उत्तीर्ण किया था, 1869 में। तो सवाल आता है कि पहला कौन था, तो पहला था सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की थी और दूसरे थे कौन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। लेकिन आयु विवाद के कारण सुरेंद्र नाथ बनर्जी को जो है वो अयोग्य घोषित कर दिया। फिर बाद में वो अदालत गए तो अदालत में जीतकर 1871 में दोबारा पास की और सिलहट में सहायक मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त हुए। लेकिन 1874 में उन्हें गंभीर न्यायिक त्रुटि यानी जुडिशियल एरर जिसको कहते हैं, इसके आरोप में उसे हटा दिया। मामला एक फरार सूची में गलत नाम दर्ज करने से जुड़ा हुआ था, जिसे ब्रिटिश अधिकारियों ने जानबूझकर धोखाधड़ी माना। ठीक है, जांच के बाद बंगाल सरकार ने उसे बर्खास्त कर दिया और केवल 50 रुपए की सहानुभूति भत्ता दी। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसे जातीय भेदभाव माना और इंग्लैंड जाकर अपील की, लेकिन वो फिर भी असफल रहे। इस घटना ने उसे राष्ट्रवादी बना दिया और वे इंडियन एसोसिएशन 1876 के संस्थापक बने। ठीक है, तो देखिए यहाँ एक सवाल और आता है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। ठीक है, 1876 में, यानी जब उसे बर्खास्त कर दिया, बाद में वो अदालत में भी जीतने से असफल रहे, तो उन्होंने जो है इंडियन एसोसिएशन नाम की एक संस्था की स्थापना किया और बाद में वो जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रमुख नेता बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए में है लॉर्ड क्लाइव, बी में है हेक्टर मुनरो, सी में है लॉर्ड मैकाले और डी में है सर लियोनी कर्टिस और ई में दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए द्वैध शासन का जनक जो है वो सर लियोनिस कर्टिस माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं। द्वैध शासन या द्विधा शासन 1919 में जो है भारत सरकार अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्तर पर लागू करने की व्यवस्था की गई। ठीक है, जिसमें विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित में विभाजन किया गया। आरक्षित और हस्तांतरित में विभाजित किया गया। ठीक है, तो देखिए आरक्षित में क्या था, तो आरक्षित का मतलब था कि गवर्नर के नियंत्रण में जैसे पुलिस, न्याय और वित्त ये रिजर्व कैटेगरी में रहते थे, और हस्तांतरित क्या किया गया, ट्रांसफर किया गया भारतीय मंत्रियों के नियंत्रण में जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि। ये सभी व्यवस्था जो है वो भारतीय मंत्रियों के नियंत्रण में ट्रांसफर किया गया, जबकि गवर्नर के नियंत्रण में पुलिस, न्याय और वित्त को रखा गया था। यह प्रांतीय स्वशासन की दिशा में पहला कदम था। सर लियोनिल कर्टिस एक ब्रिटिश अधिकारी, लेखक और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के एक प्रमुख विचारक थे। उन्होंने डियार्की यानी द्वैध शासन की अवधारणा विकसित की और इसे भारत में लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपनी पुस्तक डियार्की 1920 में इसकी विस्तृत चर्चा की है, इसलिए इसे फादर ऑफ डियार्की यानी द्वैध शासन का जनक कहा जाता है। अब देखिए यहाँ एक बात और जुड़ता है कि द्वैध शासन यानी डुअल सिस्टम या डुअल गवर्नमेंट ये भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल में 1765 ईस्वी में लागू की गई, जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था। ठीक है, डुअल गवर्नमेंट और द्वैध डियार्की में जो है जो अंतर है उसको हम लोग समझ लेते हैं।
डुअल गवर्नमेंट एक औपनिवेशिक शोषण की व्यवस्था थी जो कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई, प्रशासनिक जिम्मेवारी से बचने के लिए। जबकि डीआरकी जो है एक संवैधानिक सुधार था जो भारतीयों को धीरे धीरे शासन सौंपने की दिशा में पहला कदम था। हालांकि ब्रिटिश नियंत्रण बरकरार रहा और यही दोहरी शासन की अवधारणा पर आधारित रहा। तो देखिए, जब डुअल गवर्नमेंट पूछा जाएगा तो आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव, इसने सबसे पहले लागू किया था। जब डीआरकी रहेगा तब सर लियोनिल कर्टिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। ऑप्शन ए में है 1936 में, बी में है 1939 में, सी में दिया हुआ है 1942 में, डी में है 1945 में, इनमें ई में है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन जो है वो 1936 में किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए, इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस जो बाद में अखिल भारतीय किसान सभा बन गया, इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1936 में लखनऊ में हुई थी। कहां हुआ था? लखनऊ में। जो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस जिसको कहा जाता है, वही बाद में अखिल भारतीय किसान सभा के नाम से जाना गया। ठीक है, इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1936 में लखनऊ में किया गया था। ठीक है, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के दौरान गठित हुई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके पहले अध्यक्ष चुने गए, जबकि एनजी रंगा महासचिव बने। ये दोनों याद कर लीजिए, बीपीएससी में कई बार इससे सवाल पूछा गया है। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती और एनजी रंगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती क्या थे? अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष थे, और एनजी रंगा महासचिव बने। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों के हितों की रक्षा, जमींदारी प्रथा पर विरोध, लगान में कमी, कर्ज माफी और भूमि सुधार आदि था। ठीक है, यह किसान आंदोलन का राष्ट्रीय स्तर पर संगठित रूप था जो बिहार प्रांतीय किसान सभा जो 1929 से प्रेरित थे। ठीक है, याद देखिए, बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना कब हुआ था? 1929 में। इस चीज को भी आप नोट कर लीजिए। 1936 में किसान मैनिफेस्टो जारी किया गया। ठीक है, जिसने 1937 में प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस को प्रभावित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1831 से 32 में, बी में दिया हुआ है 44 से 46, सी में दिया हुआ है 1851 से 52 और डी में दिया हुआ है 1855 से 56 और ई में दिया हुआ है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, संथाल विद्रोह जो है 1855 से 56 के बीच में हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए, इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जमींदारों और महाजनों, जिसे साहूकार कहा जाता था, इस और दीकू मतलब बाहरी शोषकों के खिलाफ संथाल जनजाति द्वारा किया गया प्रमुख आदिवासी विद्रोह था। 30 जून 1855 को भोगनाडीह, जो वर्तमान में साहिबगंज, झारखंड के साहिबगंज में पड़ता है, वहां से सिद्धू और कान्हू मुर्मू ने अपने भाइयों चंद भैरव और बहनों फूलो झानो के साथ मिलकर 10,000 से 60,000 संथालों को एकत्र करके विद्रोह की घोषणा की। तो इस चीज को नोट कर लीजिए, 30 जून 1855 को कहां? भोगनाडीह से शुरू हुआ था यह आंदोलन। ये कहां है? वर्तमान में साहिबगंज, जो कि झारखंड में पड़ता है। और शुरुआत किसने किया था? सिद्धू और कान्हू मुर्मू ने। ठीक है, अपने भाई चंद भैरव और बहन फूलो झानो के साथ मिलकर बाद में धीरे धीरे 10,000 से 60,000 संथालों को एकत्रित किया और विद्रोह की घोषणा की। वे ठाकुर बोंगा यानी देवता के आदेश का हवाला देकर विदेशियों को भगाने और संथाल राज्य की स्थापना करने का लक्ष्य रखते थे। मुख्यतः राजमहल पहाड़ी, जिसे दामिन ए कोह, ये देखिए कई बार पूछा है, दामिन ए कोह मतलब क्या होता है? जो राजमहल की पहाड़ियां जो झारखंड में फैला हुआ है। विद्रोह मुख्यतः राजमहल पहाड़ियों के क्षेत्र में फैला। ब्रिटिश ने मार्शल लॉ लगाया और जनवरी 1856 तक इसे दबा दिया। परिणाम स्वरूप संथाल परगना जिला बनाया गया और संथालों को कुछ सुरक्षा प्रदान की गई। यह 1857 के विद्रोह से पहले का महत्वपूर्ण आदिवासी विद्रोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कनाट वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए में है नान्यदेव, बी में है नरसिंह देव, सी में दिया हुआ है विजय देव, डी में दिया हुआ है हरिदेव, ई में दिया हुआ है उपरोक्त में से कोई नहीं और उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, कनाट वंश का संस्थापक जो है वो नान्यदेव थे। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए, इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि कनाट वंश, जिसे सिमराव वंश या देव राजवंश भी कहा जाता है, इसकी स्थापना 1097 ईस्वी में नान्यदेव ने किया था। ठीक है, कनाट वंश को किन किन नामों से जाना जाता है? सिमराव वंश या देवराज वंश। ठीक है, इस दोनों को नोट कर लीजिए आप। यह वंश मिथिला में शासन करता था, यानी ये उत्तरी बिहार से संबंधित है और दक्षिणी नेपाल की तराई तक। ठीक है, और इसकी राजधानी सिमरौनगढ़
जो नेपाल के बारा जिला में थी, वहां पर स्थित थी। ठीक है, नान्यदेव दक्षिण भारत संभावित कनाट क्षेत्र से आए थे, संभवतः चालुक्य सेना के कमांडर के रूप में। उन्होंने पाल वंश के कमजोर होने पर मिथिला पर अधिकार किया और 50 वर्ष यानी 1097 से 1147 तक शासन किया। वे उदार, साहसी और विद्वान के संरक्षक थे। इस वंश के शासन को मिथिला का स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है, ये बिहार के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस वंश के शासन को मिथिला का स्वर्ण युग माना जाता है क्योंकि कला, साहित्य, मैथिली भाषा का विकास और सांस्कृतिक इसी के शासनकाल में फला फूला। ठीक है, इस वंश का अंतिम प्रमुख शासक हरिसिंह देव थे, जिनके समय तुगलक आक्रमण के से इस वंश का समाप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? ऑप्शन ए में है मलिक इब्राहिम, बी में है इल्तुतमिश, सी में है बख्तियार खिलजी, डी में है अली मर्दान खिलजी और ई में है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता जो है वो बख्तियार खिलजी थे। तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए, इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। बख्तियार खिलजी, जिसका पूरा नाम इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। ठीक है, ये हालांकि याद नहीं कर, लेकिन कई बार पूछ देता है कि बख्तियार खिलजी का पूरा नाम क्या था। तो इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के तुर्क अफगान सेनापति थे। ठीक है, तो बख्तियार खिलजी किनके सेनापति थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति। इन्होंने 1200 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण कर सबसे पहले मुस्लिम विजय प्राप्त की। ठीक है, कुछ स्रोतों में इसे 1193 या 1203 के बीच में माना जाता है। ठीक है, उनके प्रमुख अभियान आदंतपुरी, जिसे उदंतपुरी भी कहा जाता है, वो बिहार को नष्ट किया। ठीक है, जिसके बाद नालंदा और विक्रमशिला जैसे प्रमुख बौद्ध केंद्रों पर हमला हुआ। मिनहाज उल सिराज, इस लेखक का नाम याद कर लीजिए। ठीक है, मिनहाज उल सिराज की तवाकत नासरी, ये किताब कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसके लेखक कौन थे? मिनहाज उल सिराज। ठीक है, इसने अपनी पुस्तक तवाकत नासरी में वर्णित करते हैं कि बख्तियार ने बिहार को जीत कर लूटा और बौद्ध बिहारों को तबाह किया क्योंकि उन्हें भ्रम हुआ कि ये किले हैं। ठीक है, इसके बाद उन्होंने बंगाल को 1203 ईस्वी में विजय प्राप्त की और वहां पर भी खिलजी वंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए में है लॉर्ड रिपन, बी में है लॉर्ड लिटन, सी में है लॉर्ड मेयो और डी में है लॉर्ड डफरिन। ई में है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में भारतीयों को राय बहादुर या खान बहादुर जैसी उपाधियां देना शुरू किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए, इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। राय बहादुर और खान बहादुर जैसी सम्मानजनक उपाधियां ब्रिटिश भारत में भारतीयों को सार्वजनिक सेवा, वफादारी या ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति योगदान के लिए दी जाती थी। ठीक है, तो राय बहादुर मुख्यतः हिंदुओं को दिया जाता था, खान बहादुर मुसलमानों को दिया जाता था और पारसियों को दिया जाता था, जबकि सरदार बहादुर वो सिखों को दिया जाता था। ठीक है, इन उपाधियों का प्रारंभ करने का श्रेय लॉर्ड लिटन को जाता है। ठीक है, इसका कार्यकाल कब तक था ये चीज नोट कर लीजिए। लॉर्ड लिटन का शासनकाल जो है 1876 से 1880 ईस्वी तक के बीच में था। ठीक है, उसके कार्यकाल में 1877 में दिल्ली दरबार आयोजित किया गया, जहां रानी विक्टोरिया को इम्प्रेस ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई। ठीक है, इसी अवसर पर ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को वफादार बनाने और साम्राज्य के प्रति समर्थन बढ़ाने के लिए इन उपाधियों की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि उद्वंत प्रकाश का लेखक कौन था? ऑप्शन ए में है मौली कवि, बी में दिया हुआ है बोधराज, सी में है परमल, डी में है विद्यापति और ई में है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, उद्वंत प्रकाश का लेखक जो है वो मौली कवि थे। तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए, इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। उद्वंत प्रकाश एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसकी रचना मौली कवि ने की थी। ठीक है, यह ग्रंथ मुख्यतः बिहार के जगदीशपुर के उज्जैनी राजपूतों के इतिहास, वंशावली, युद्धों और शौर्य का वर्णन करता है। यानी यह किताब जो है वो बिहार के इतिहास से संबंधित है। तो बिहार की परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, किताब का नाम क्या है? उद्वंत प्रकाश। ठीक है, ये एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसके रचनाकार कौन है? मौली कवि। यह किताब ग्रंथ जो है मुख्य रूप से बिहार के जगदीशपुर के राजपूतों के इतिहास, वंशावली, युद्ध और स्वर्ण। मौली कवि एक मध्यकालीन कवि थे जिसकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं बाघ सिंह और उद्वंत विनोद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि नालंदा बिहार का विध्वंस किया गया था। ऑप्शन ए में दिया हुआ है बख्तियार खिलजी के द्वारा, बी में है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, सी में है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, डी में दिया हुआ है अलाउद्दीन खिलजी और ई में दिया हुआ है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से
एक से अधिक। देखिए नालंदा बिहार का विध्वंस जो है वो बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि नालंदा महाविहार का सबसे विनाशकारी विध्वंस 1193 से 1200 ईस्वी के आसपास में बख्तियार खिलजी द्वारा किया गया था। ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया था? बख्तियार खिलजी के द्वारा। यह तुर्क अफगान सेनापति था जो दिल्ली सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन बिहार और बंगाल पर आक्रमण कर रहा था। आपको पहले के सवाल में बताए थे कि बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति थे और वो उन्होंने बिहार और बंगाल को अपने अधीन में किया। ठीक है, मिनहाज उल सिराज की तवाकत ए नासिरी में वर्णित है कि बख्तियार खिलजी ने उदंतपुरी बिहार को पहले नष्ट किया, फिर नालंदा और विक्रमशिला पर हमला किया। उसने बिहारों को किले समझकर लूटा और आग लगा दी। नालंदा की विशाल पुस्तकालय में लाखों पांडुलिपियां जल गई जो महीनों तक जलती रही। हजारों भिक्षुओं की हत्या की गई जिसमें बौद्ध शिक्षा केंद्र समाप्त हो गया। ठीक है, देखिए ये किताब का नाम और उसके लेखक का नाम जरूर याद कर लीजिए क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, मिनहाज उल सिराज कौन थे? वो एक फारसी इतिहासकार थे। इसने एक प्रसिद्ध किताब जो लिखा है वो तवाकत ए नासिरी लिखा है। ठीक है, इसी किताब में उन्होंने वर्णन किया है कि नालंदा महाविहार को जो है बख्तियार खिलजी ने आक्रमण करके नष्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कनाट वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए में है हरि सिंह, बी में है राम सिंह, सी में है मती सिंह, डी में है श्याम सिंह और ई में है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए कनाट वंश के विषय में पहले भी बता चुके हैं, इसी वीडियो में पहले के क्वेश्चन में बताए हैं। ठीक है, उसमें पूछा गया था संस्थापक कौन है। ठीक है, यहां पूछ रहा है कि अंतिम शासक कौन है। तो देखिए अंतिम शासक जो है वो हरि सिंह थे। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं। आपको पहले भी बताए थे कि कनाट वंश जो है ये मिथिला में का प्रमुख राजवंश था। ठीक है, यानी ये बिहार से संबंधित है। ठीक है, इस वंश को जो है सिमराव वंश या देवराज वंश भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना किसने किया? नान्यदेव ने 1097 ईस्वी में किया था। इसकी राजधानी सिमरौरगढ़ है जो वर्तमान में नेपाल के बारां जिले में स्थित है। ठीक है, इस वंश का अंतिम शासक हरि सिंह थे जिसे हरि सिंह देव भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने 1295 फिर 1304 से 1324 से 1325 तक शासन किया। ठीक है, इसके समय में गयासुद्दीन तुगलक जो कि तुगलक वंश से संबंधित है, उन्होंने 1324 में सिमरौनगढ़ पर आक्रमण किया। हरि सिंह ने प्रतिरोध नहीं किया बल्कि किला छोड़कर भाग गया। कुछ स्रोतों के अनुसार वो माना जाता है कि वो नेपाल की पहाड़ियों में जाकर छुप गया और वहीं पर जाकर शरण लिया। ठीक है, इस आक्रमण से कनाट वंश समाप्त हो गया और मिथिला में ओइनर वंश का उदय हुआ। ठीक है, हरि सिंह के मंत्री कामेश्वर झा को उन्हें अगला शासक नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि राजनीति रत्नाकर का लेखक कौन थे? ठीक है, ऑप्शन ए में है चंदेश्वर, बी में दिया हुआ है विद्यापति, सी में है ज्योतिरेश्वर, डी में दिया हुआ है हरि ब्रह्मदेव और ई में दिया हुआ है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सवाल क्या कह रहा है कि राजनीति रत्नाकर का लेखक कौन है? तो राजनीति रत्नाकर का लेखक जो है वो चंदेश्वर है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में विस्तार से समझ लेते हैं कि राजनीति रत्नाकर एक महत्वपूर्ण मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथ है। ठीक है, जो राजनीति, राज्य शासन, राजधर्म, सप्तांग सिद्धांत जैसे राज्य के 7 अंग कौन कौन से? स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र एवं न्याय व्यवस्था पर आधारित है। ठीक है, यानी राजनीति रत्नाकर जो है वो महत्वपूर्ण मध्यकालीन संस्कृति ग्रंथ है लेकिन वो राजनीति से संबंधित है। इसमें जो है राज शासन, राजधर्म और सप्तांग सिद्धांत भी दिया गया है और न्याय व्यवस्था के बारे में इसमें बताया गया है। तो सप्तांग सिद्धांत कौन कौन से थे? सप्तांग सिद्धांत का मतलब होता है राज्य के 7 अंग जिसमें स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र शामिल। ठीक है, इसका लेखक चंदेश्वर ठाकुर या चंदेश्वर थे। ठीक है, चंदेश्वर एक मैथिली ब्राह्मण थे जो मिथिला के प्रसिद्ध विद्वान, न्याय शास्त्री और राजनीतिक सिद्धांतकार माने जाते थे। ठीक है, वे कनाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव के प्रधानमंत्री थे। चंदेश्वर ने सप्त रत्नाकर यानी 7 रत्नाकर ग्रंथ की रचना की जिसमें राजनीति रत्नाकर महत्वपूर्ण है। अन्य रत्नाकरों में कीर्तन रत्नाकर, विवाद रत्नाकर, दान रत्नाकर आदि शामिल है। ठीक है, यह ग्रंथ 14वीं शताब्दी का है जो लगभग 1314 से 1324 के आसपास का है। ठीक है, इससे मिथिला के राजनीतिक विचारों का महत्वपूर्ण स्रोत प्राप्त होता है। ठीक है, तो यह था हमारा इतिहास का सवाल। अन्य सब्जेक्ट को लेकर हम अगले वीडियो में आएंगे।